नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी, ग्रुप डी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मेरे द्वारा एक सेशन लेके आया जाता है जो कि आपके साइंस के पीवाईक्यूज का होता है, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में आ चुके होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक नई शिफ्ट की, जो कि आपकी तारीख है 26 अगस्त, यानी 26 अगस्त 2022 को ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, आज हम उसके पीवाईक्यूज को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद साबिर हो, अमन हो, एएसपी हो और जितने भी लोग हैं, सभी को गुड इवनिंग। इसी के साथ में हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे आपको आगे पढ़ने का मौका मिलता रहे। क्योंकि आप अभी शेयर कर दोगे तो इससे क्या होगा, उससे आपको आगे शेयर करने का नहीं बोला जाएगा। और आपकी मन है, क्योंकि आप हमें पढ़ोगे तो पढ़ने के टाइम पे क्या होगा, अब मन नहीं करता ना, तो अभी कर दो। इसी के साथ में फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैं बात करता हूं कि हम 26 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और बाकी जीएस, मैथ्स और साइंस पढ़ाता कौन है यहाँ पे, ग्रुप डी के पीवाईक्यूज को कौन सॉल्व करा रहा है, तो जीएस जो करा रहे हैं वो हमारे ललित सर करा रहे हैं। और शाम को 5 बजे इनकी क्लास होती है, शाम को 6 बजे मेरे द्वारा आपको साइंस के पीवाईक्यूज कराते हैं ग्रुप डी के। और उसके बाद में 8 बजे की जो क्लास होती है वो मैथ्स की क्लास होती है, जो यादबेन सर के द्वारा ली जाती है। अगर आपको मैथ्स के कंसेप्ट या फिर जीएस के कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं तो आप इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर साइंस के कंसेप्ट को सीखना है तो आप मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं। तो मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि जितने जा रहे हैं, जो भी साथी जुड़े हैं, सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? जल्दी से बताइए। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? चलिए, बता दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, इसने आपको आज पढ़ लिया, फिर उसके बाद कहोगे कि इससे पहले की क्लासेस भी तो हुई होंगी। तो उन क्लासेस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जिसमें मैंने आपकी साइंस की प्लेलिस्ट को अलग से बना रखा है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में भाई आपको पढ़ने के बाद तुरंत चाहिए होता है पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यादबीन स्मार्ट क्लासेस आप सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। वहां पे जाके हमारी सारी पीडीएफ जो भी है आपको क्लास के बाद तुरंत मिल जाती है। जहां भी ए बी डिविलियर्स आ चुके हैं और अमन कुमार, यस सर, ठीक है, प्रणाम भाई। ए बी डिविलियर्स क्लियर है बॉयस, तो बहुत अच्छी बात है। अब स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। वॉइस क्लियर होने के बाद ही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया गया है। और ये क्या कहता है, इसको क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद तुरंत आंसर आना चाहिए। जो भी साथी जुड़ता जाए भाई आंसर जरूर दें, क्योंकि आंसर अगर आप देते हो ना तो उससे हमारा फोकस बढ़ जाता है कि अब ये सही होगा कि नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी देखो सर, बताओ जल्दी से क्या होगा। एक बार आंसर दे दिया, दिमाग में ये रहता है बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, इसलिए कहता हूं आंसर दो बीज में। चलिए, पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन है, पादप जो होते हैं यानी प्लांट्स जो होते हैं, तो प्लांट्स में प्ल्यूमूल पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर तो आपका हो जाएगा बीज। अब जैसे आप यहां पे बात करते हैं, मान लीजिए ये है आपके पास में बीज। अब इस बीज के पास में इसके भ्रूणी भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं प्रांकुर, एक होता है आपका प्रांकुर, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं मूलांकुर, ठीक है। दूसरे को क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, यानी रेडिकल कहते हैं। अब यहां पे प्रांकुर और मूलांकुर में क्या होता है, प्लांट को डेवलप किया जाता है। मूलांकुर वाला जो पार्ट है ये किसको डेवलप करता है, ये जड़ को डेवलप करता है भाई। और जड़ के ऊपर वाला पार्ट यानी तना और पत्तियां जो हैं उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, उसको डेवलप करने का काम करता है प्रांकुर, जो कि आपको यहां पे दिया गया है, ठीक है। रेडिकल मूलांकुर यानी जड़ बनाता है, प्लूमूल यानी प्रांकुर जो तने और पत्तियां बनाते हैं। और जिन लोगों ने ए आंसर दिया है सही आंसर दिया है, और एएसपी ने डी आंसर दिया, भाई एएसपी गलत है, ए बी डिविलियर्स का आंसर सही है। सर्च कर रहे हैं सर, नहीं शो कर रहा है, लेकिन लिंक मिल जाता तो अच्छा रहता। तो भाई आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, और चैनल पे आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उस पे आप जाएंगे तो टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, आप टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट वहां से भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगले पर आते हैं। ये पूरा मैंने पार्ट यहाँ पे लिख के दिया है। पादपों में प्रांकुर भ्रूण का हिस्सा होता है जो बीज के अंकुरण के बाद अंकुर के रूप में विकसित होता है। ये आप सभी, मैंने छोटे छोटे से पार्ट में आपको सारी चीज बता दी, आप पढ़ लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
भाई 2 क्वेश्चन ये कहता है कि कार्बन यौगिक जो होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब जिसमें कंडक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी कार्बन में के यौगिक होते हैं उनमें कंडक्ट नहीं हो पाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती है। तो उसका रीजन क्या है? ऑप्शन आपके सामने दी गए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बताओगे? तो आपको मैं बताऊं कि कार्बन की संयोजकता की बात बाद में करेंगे। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है। और इस 6 को हम किस तरीके से लिखते हैं? 2 और दूसरी वाली कक्षा में 4। अगर मैं कक्षाएं बनाऊं तो पहली कक्षा ये है, ये नाविक है, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन इसके पास में कितने हैं? इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को भर लेगा। लेकिन इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसे जरूरत कितने की है? इसे जरूरत है 4 की। अष्टक को पूरा करने के लिए 4 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहां पे जो बॉन्ड बनाता है ना, इसे कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। और ये सहसंयोजक बॉन्ड क्या है? सहसंयोजक बॉन्ड का यानी इस बंध का मतलब होता है कि ये क्या कर रहा है? ये बस साझा करता है। ये किसी को दे नहीं रहा, किसी से रिसीव नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन, ना ही किसी को देता है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर दे दिया या फिर ले लिया तो उस पे आ जाते हैं आयन। अब ये एक बात बताओ, जब इसने साझा किया है, दिया नहीं है ना किसी से लिया, आप आओ मेरे साथ में जुड़ो और शेयर करो अपने इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या कर रहा है? साझा करता है। सो शेयर करने पर आयन नहीं बनते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं? क्योंकि कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ये आयन नहीं बना पा रहे भाई। ये क्या कर रहे हैं? ये साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या करता है? ये साझा करता है, और साझा करने की वजह से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से इसके अंदर आयन नहीं बनते हैं। और आयन किसके लिए चाहिए? आयन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयन अगर नहीं मिल रहे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आगे कंडक्ट नहीं हो पाती है। इसलिए अगर मैं आपकी यहां पे बात करूं, जैसे मीथेन होता है, तो मीथेन क्या होता है? CH4। इसने H के साथ में क्या बनाया है? कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। और इन लोगों ने क्या किया है? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? इस C को दिया है, कार्बन को दिया है। देने का मतलब है साझा किया है, शेयर किया है। अरे यार गलत हो गया। आयनिक इन नेचर, भाई कैसे आयनिक होते हैं? आयन नहीं होते हैं। आयन अगर होता तो क्या होता? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते? एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते, और मूव करने पर ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर भाई। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कार्बन कैसे करता है, कैसे क्या करता है, सारी चीजें मैंने लिख के दी हैं, मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ चुका होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। सो 4 का थर्ड है, तो थर्ड का आंसर बताइए। हमें क्या दिया है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका ये किसका एग्जाम्पल है या किसका केमिकल नेम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर मैं बात करूं कैल्शियम सल्फेट की, तो कैल्शियम होता है Ca, सल्फेट हो जाएगा आपका SO4, और हेमी का मतलब होता है हाफ, और हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। ये बन गया आपके पास में फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है आपका POP का, और POP को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? तो भाई जिप्सम के फॉर्मूले से बनता है। अगर मैं जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म कर दूं तो यहां पे क्या होगा? इसमें जो पानी होगा वो जल जाएगा, और जलने पर क्या बना देगा? ये बना देगा POP, यानी हम यहां पे कहें 2H2O होते हैं, डाईहाइड्रेट होता है, और उसमें से पानी कितना रह जाता है? हाफ रह जाता है, इसलिए हेमीहाइड्रेट रह जाता है, और हेमीहाइड्रेट को हम कहते हैं POP। हाँ जी, नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई। क्यों? क्वेश्चंस नए नहीं है। अगर आपने सीरीज को पूरी तरीके से देखा होगा, 17 अगस्त 2022 से आप जुड़े हो ना,
तो ये आपके लिए नया नहीं है। कम से कम मुझे लगता है कि मैं 7 से 8 सीरीज में, 7 से 8 पेपर में इसको करा चुका हूँ। और इस नाम को भी मैंने कई बार बताया भाई, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि जिप्सम से बनता है, जहां डाईहाइड्रेट होता है और ये गर्म करने पर सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देता है, तो वो पीओपी बनता है। ठीक है, बाकी चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। आपने देखा होगा दांतों का स्ट्रक्चर बना देते हैं, आपने देखा होगा किसी की हड्डी टूट जाए हाथों की, वो तो मैं चाहूंगा नहीं, लेकिन अगर टूट जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। वो किसका क्या होता है, उसके अंदर पीओपी होता है। और आप देखते हैं पीओपी इस तरीके का होता है। हाफ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप इसका यूज जो करते हैं ज्यादातर चिकित्सा प्रणाली में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए 4 के कौन सा नंबर है, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसमें इंक्रीज कर दिया जाए, किसकी वृद्धि कर दी जाए तो धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि हो जाती है। सीधी सीधी बात है, कोई चालक है आपके पास में भाई, ये कोई चालक है और इसके पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई मैंने चालक रखा। ये चालक जो है, अब मैं यहां पे क्या करूं, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बढ़ेगा? तो याद रखना, अगर मैं इस चालक को मूव कराना स्टार्ट कर दूं, मूव कराने पर क्या होगा, मूव कराने पर इसके अंदर धारा आ जाएगी, यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र में फिर वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चालक में धारा प्रवाहित करने पर, चालक जो है इसमें अंदर करंट अगर मैं प्रोवाइड करा दूं इसे, तो ये चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। इस वजह से धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बढ़ाना है मुझे भाई, करंट का फ्लो बढ़ाना है। करंट फ्लो को बढ़ा दूंगा तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एएसपी बता रहे हैं सी और अमन ने बताया है बी, और अमन का आंसर बिल्कुल सही है। एएसपी भाई गलत आंसर है, कोई बात नहीं है, आगे पढ़ लेना। ये मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यहाँ पे किस तरीके से हम क्या करते हैं, धारा के परिमाण में अगर वृद्धि कर दें तो धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ जाता है। और ये मैंने पूरा लिख के दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और आप बाद में जब पीडीएफ मिलेगा तो आप उस तरीके से आंसर समझ सकते हैं। जितने भी साथी हैं, मैं इतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग ना अपने साथियों को शेयर भी किया करें, तो जिससे क्या होगा, वो आपके साथ में यहाँ पे पढ़ेंगे। पढ़ने पर उनको जब अच्छा लगेगा तो वो रुक जाएंगे, और नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या करना चाहिए भाई, पढ़ना है ना, तो पढ़ने के लिए आपको अपने साथियों को साथ में इन्वॉल्व करना होता है। कहते हैं ना कि दोस्त के साथ में मजा आता है, तो वो 2-4 बातें कहेगा, आप 2-4 बातें कहोगे, और उसके बाद में उनके एनालाइज भी, यानी क्वेश्चंस, डाउट की बात हो रही है, कोई फालतू की बात नहीं हो रही है। 5वें का आंसर भी याद दिया। अच्छा, पूछा गया है इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आपने देखा होगा कि हम सीएनजी का यूज करते हैं, वास्तव में हम उसे सीएनजी कहते हैं। सी का मतलब होता है कंप्रेस्ड, एन का मतलब होता है नेचुरल, और जी का मतलब है होता है गैस। यानी गैस को, जो नेचुरल गैस है, उसको मैंने कंप्रेस्ड करके बनाया है, इसलिए वो कौन सी गैस होती है, CH4 होती है। और CH4 हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। और मेथेन गैस का ही हम अपनी गाड़ी में यूज करते हैं। जो सीएनजी गैस पड़वाते हैं उसमें क्या होती है, मेथेन होती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कोई खींच के थोड़ी लाना है कि भाई आजा भाई मैं वहां पढ़वाएंगे। एक शेयर करना होता है, आप साथियों को शेयर कर दिए, इतना आपका इतना ही काम है, कोई किसी को फोर्स नहीं करना। ठीक है, आ जाएगा अच्छा है, उसको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं पढ़ ही लेगा वो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये कहता है प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में, और बसा के बसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम। ये क्या कह रहा है, देखो, प्रोटीन को तो अमीनो अम्ल में तोड़ने वाला, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने वाला, और फैट को फैटी एसिड में तोड़ने वाला, इनमें से कौन सा है, कौन सा एंजाइम है, बताओ।
तो आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आप कुछ खाओगे तो खाने के बाद में उसका डाइजेस्ट होना होता है। तो खाना खाते हैं हम मुंह के द्वारा, चबाते हैं, चबाने के बाद में ये जो आपका पाइप है जिसे फूड पाइप कहते हैं, और इस फूड पाइप से खाना नीचे जाता है। खाना कहाँ जाता है? पेट के पास जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसको तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन का पाचन होता है वहाँ पे। इसके बाद वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यानी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जिसे हम आंत्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्र रस कहते हैं। और इस आंत्र रस में यानी इंटेस्टाइनल जो जूस है इसके अंदर एंजाइम्स होता है, और एंजाइम जो है वो पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और फैट को फैटी एसिड में तोड़ते हैं। ये काम होता है कहां पर? इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। जब वहां पे इनका पाचन हो जाता है, वेस्टेज जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जो भी वेस्टेज के पास में, जैसे मान लो पानी रह गया तो पानी उसको निकाल लेंगे, तो ऐसी चीजें होती हैं। इसके बाद में खाना कहाँ चला जाता है, यानी वेस्टेज कहाँ चली जाती है? रेक्टम में चली जाती है। रेक्टम में स्टोर होती है, और उसके बाद में आप सुबह उस चीज को बाहर कर देते हैं। प्रेशर बनता है ना सभी का, तो सुबह उसको बाहर कर देते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा गया था, किसने आंसर दिया भाई? ASP, ए आंसर कैसे हो जाएगा? गैस्ट्रिक जूस है ये, और गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये पेट से निकलता है, और पेट में HCl को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और ये कहाँ से आता है? स्टमक से आता है। कहाँ से? स्टमक से आता है, जिसे हम अमाशय कहते हैं, पेट कहते हैं। ये जो है आंत्ररस, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से निकलता है, जिसके द्वारा इनका पाचन किया जा रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो पाचन तो होगा ही, पाचन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? बताओ। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कोई एक चालक है, उस चालक के लिए वोल्टेज और धारा का ग्राफ की आकृति क्या होगी, इन चारों में से बतानी है। तो मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है B बराबर IR, या फिर मैं कह सकता हूं B प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी B समानुपाती होता है I के। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं B को बढ़ा दूं तो I बढ़ेगा, यानी करंट बढ़ेगा। अगर मैं वोल्टेज को घटा दूं तो करंट कम हो जाएगा। अब इस आधार पे मैं क्या बनाऊं? मैं इस आधार पे बनाता हूं इसका क्या? ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरीके से बनेगा? ग्राफ बना ये। तो कैसे बनाते हैं? ये बन गया आपका ग्राफ। ये हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास में वोल्टेज ज्यादा होंगे तो करंट भी फ्लो होगा, वोल्टेज कम होंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मान लीजिए मैंने वोल्टेज दिया आपको 10 वोल्ट का, तो करंट भी क्या होगा? 10 होगा। तो इस आधार पे क्या होगा? हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ कैसा होगा? वो बिल्कुल सीधा जाएगा। क्यों? कि जितना मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं उतना करंट बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज को घटा रहा हूं उतना करंट घट रहा है। अगर मैं वोल्टेज को घटाना स्टार्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो आपका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, लेकिन बनेगा कैसा? रेखिक ही बनेगा, लीनियर ही बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि चालक का अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो चालक के अंदर प्रवाहित धारा भी बढ़ जाएगी। अगर चालक के वोल्टेज को घटाना स्टार्ट करूं तो चालक के अंदर प्रवाहित धारा भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ओम का नियम लगा है, और ओम का नियम बताता है B बराबर IR। और यहां पे R क्या है? ये R आपका रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है। यहां पे मैंने क्या किया? इस आधार पर B जो प्रोपोर्शनल होता है वो I के हो जाता है। और त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग, और रवि भाई, विराम राम भाई, आप लोग फिर से आए क्लास में। इसके लिए भाई इसके बाद में आपको पढ़ना है, मैं बस कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बाकी आप पढ़िए। अमन ने आंसर दे दिया है, ASP ने आंसर दे दिया, त्रिषा शर्मा ने, सब ने आंसर दे दिया। बहुत अच्छा, आंसर भी अच्छे से आए हैं। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे, और ये पेज हो गया शायद एक्स्ट्रा, और इसी को कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब आपके सामने बाकी का यहाँ पे लिखा हुआ है। चालक के लिए वोल्टेज धारा का ग्राफ किस तरीके से बनता है ये आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। NCERT में यही सेम ग्राफ बना हुआ है, और मैंने सेम ग्राफ आपको दिखा भी दिया है।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? किस तरीके से करना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको मालूम पड़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखो आपको यहाँ पे एक हमें आरेख दे रखा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, चित्र दे रखे हैं ABCD टाइप से। हमसे बोला गया है जो नीले तार है ना, या नीले तीर है ना, तो ब्लू कलर का जो तीर है, मैंने यहां पे कर देता हूं, जो ब्लू कलर का तीर है वो क्या बताता है? वो बताता है किसको? जाइलम को, ठीक है। और फिर क्या कहता है? लाल तीर जो है वो किसको बता रहा है? फ्लोएम को बताता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं, अगर वो रेड है तो वो बताता है किसको? फ्लोएम को बताता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पे जो परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर इनमें से कौन सा चित्र सही है? तो याद रखना, जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम है क्या? यहां पे पानी को क्या करना? जल को, पानी का परिवहन करना। और पानी का तो परिवहन होगा भाई, खाना कौन बनाएगा? तो खाने का परिवहन कराने वाला कौन है? खाना तो पत्तियों ने बनाया, तो खाने का परिवहन जो कराएगा वो कौन कराएगा? वो फ्लोएम कराएगा। अब क्वेश्चन जो है ना, इन तीर के आधार पे आपको क्या समझना है? इन तीन के आधार पर समझना है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे डायरेक्शन रहने वाली है। 8 का पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता तो रहा हूं भाई, ठहर जाओ भाई। मैंने कहा ब्लू है जो पानी का परिवहन करता है। पानी कहाँ से आएगा? पानी आएगा मिट्टी से। मिट्टी के अंदर जो होता है मिनरल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर पानी होता है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? जड़ करती है। तो जड़ ने जब पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो जड़ इसको कहाँ भेजेगी? जड़ भेजेगी इसको ऊपर। तो ऊपर के लिए क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो तीर होने वाला है वो कहाँ होगा? ऊपर की साइड में होगा। तो ऊपर की साइड में क्या दे रखा है? एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है और एक डी दे रखा है। लेकिन डी बता रहा है कि ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। भाई नीचे से तो आ रहा है ना, तो ऊपर ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो बी और सी में से कोई एक होगा। दूसरा है खाने का परिवहन। खाना कौन बनाएगा? खाना बनाएंगी पत्तियां। अब पत्तियों ने बनाया खाना, खाना बनाने के बाद में क्या होगा? इसको भी बेटर की तरह पे ले कौन जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। लेकिन अब ये फ्लोएम ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। बताओ कैसे जाएगा? तो भाई किसी पत्ती ने खाना बना लिया, अब सबसे ऊपर वाली शाखा पे खाने को पहुंचाना है, ये काम किसका है? ये काम है फ्लोएम का। लेकिन अब खाने को जड़ तक पहुंचाना है तो भी काम किसका है? फ्लोएम का। तो यहां पे फ्लोएम जो है ना वो दोनों तरफ जा रहा है। अगर शाखा पे जाना है तब भी फ्लोएम लेके जाएगा, और अगर जड़ के पास में जाना है तब भी फ्लोएम खाने को लेके जाएगा। लेकिन जड़ के द्वारा पानी को केवल एक ही साइड में, ऊपर की साइड में भेजा जाता है। तो इस आधार पर आपके पास में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी चित्र नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। आया समझ कैसे आंसर निकालना है? जो जाइलम है वो जड़ के द्वारा पानी का जो एब्जॉर्प्शन करता है उसको ऊपर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। नीचे, जड़ के नीचे तो कुछ होता नहीं है, तो जड़ के द्वारा ऊपर ही जाना है, एक साइड डायरेक्शन, एक साइड होगी। फ्लोएम जो है, खाना किसी पत्ती ने बना लिया, उससे ऊपर वाली शाखा है, सबसे ऊपर सीड्स पे जाना है, तो खाना कैसे जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। और जड़ तक खाने को कौन लेके जाएगा? वो भी फ्लोएम लेके जाएगा। आंसर सभी लोग दो, ये बता रहे हैं एएसपी, तो भाई एएसपी की भी सुन लिया करो, अब उसके इग्नोर क्यों करते हो? अच्छी बातें करता है, किसी को इनवाइट करता है, इसके अलावा वो आंसर भी देता है। आप लोग आंसर नहीं देते हो भाई, आंसर दिया करो। आंसर देने के बाद में चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आंसर अगर आप देख रहे हो ना तो चीजें इतनी जल्दी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन हम जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं और डाउट भी पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो आंसर दो, भले ही गलत हो, सही बात है, गलत होगा तो मैं सही बताऊंगा। तो ये चीज क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि किस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो होता है, इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना पत्तियां बनाती हैं और पत्तियों फ्लोएम के द्वारा पूरे पेड़ के पास में खाने को पहुंचाती हैं, जो ऊपर और नीचे दोनों ही डायरेक्शन में जाता है। इसी के बाद में आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देख ही लिया है कि मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको समझाना है, ये तो PYQs है। अब यहां पर आपको क्या करना है? आपको थ्योरी पढ़नी होगी। भाई थ्योरी का अगर मन है तो कहाँ जाना है? तो आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस पे आना है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं।
ये आना है कहाँ, एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, एप्लीकेशन मिलेगी प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहां पे हमारा एक बैच जो कि आपका दिख रहा है, ग्रुप डी चैंपियन बैच, और इस ग्रुप डी चैंपियन बैच को आपको क्या करना है, बाई करना है, खरीदना है, जहां पे आपको थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। और ये जो क्लासेस हैं इसमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपका जब तक एग्जाम नहीं होता ये तब तक वैलिड रहने वाला है, चाहे वो 1 साल बाद ही क्यों ना हो, चाहे वो 1.5 साल बाद ही क्यों ना हो, ये तब तक वैलिड रहेगा। ऑफर में ये आपको अभी 399 रुपए में मिल रहा है। कोई भी और जानकारी चाहिए तो आपको नंबर्स दिए गए, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इससे आप चीजें पूछ सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स के लिए मैं बता दूं, टीचर्स के द्वारा खुद के द्वारा प्रिपेयर किए गए नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, और इसके अलावा जो पढ़ाया जा रहा है पीपीटी के द्वारा पीडीएफ के माध्यम से आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, पीओपी के बारे में आ गया। इसी में क्वेश्चन नंबर हमने जब सेकंड पढ़ा था उसमें भी पीओपी के बारे में पूछा था। उसमें पूछा था क्या कि उसका कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दिया था, वो फॉर्मूला किसका है ये पूछा था। ठीक है, तो यहां पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम क्या करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाना है तो कितना हमें उसको गर्म करना पड़ेगा और किसको गर्म करना पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, पीओपी बनाना है, तो पीओपी को बनाने के लिए किसको मैं गर्म कर दूं, कितना गर्म कर दूं, तो वो बन जाएगा, आंसर दिया है एएसपी ने डी आंसर, जिप्सम के 273 केल्विन पर। तो भाई एक बात याद रखना, देखो जिप्सम क्या है, ये बात सही है, जिप्सम सही होगा, लाइमस्टोन आपका यहां पे गलत है। जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 और आपका डाईहाइड्रेट होता है यानी 2H2O होता है। ठीक है, मैं इसको क्या करूं, मुझे गर्म करना है। गर्म कितने डिग्री पर करूं, तो मैं इसे गर्म करता हूं 100 डिग्री सेल्सियस पर। कैसे, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करूंगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 373 केल्विन। कितना, 373 केल्विन। जब इतने टेम्परेचर पर जिप्सम को गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, तब बनता है पीओपी, CaSO4 हाफ H2O प्लस। अब बचा जो जल है वो कहाँ गया, वो चला गया आगे यानी निकल गया, तो 3/2 H2O बन के आ जाएगा। यही आपका पीओपी है। इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनता किससे है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट से, जो कि जिप्सम है। ठीक है, आया समझ। और 9 का आंसर क्या हो जाएगा, अब 9 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि डी। आया समझ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, अब आंसर दो, क्या हो सकता है। हमसे क्या कह रखा है, हमसे कह रखा है 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में। बात करना सबसे पहले दर्पण को पहचानना है, कौन सा दर्पण दिया गया है, तो दर्पण दिया गया है अवतल, तो मैंने ये बना दिया अवतल दर्पण। मैंने ये कैसे मानेंगे अवतल दर्पण है, तो भाई अवतल दर्पण की शर्त है क्या कि आप मेरे पीछे यानी आउटर वाले पार्ट पे अगर आप पॉलिश कर देंगे तो मैं अवतल दर्पण बन जाऊंगा। तो अवतल दर्पण मैंने बना दिया। अब बनाने के बाद में मैंने ये क्या किया, मैंने ये बनाई है क्या, ये बनाई है एक्सिस। क्या बनाई है, एक्सिस बनाई है। तो एक्सिस बनाने के बाद मैं क्यों कर रहा हूं, ये दिया है 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो भाई पहले हमें ये पता होना चाहिए, यहां होता है आपका फोकस, फोकस से दुगनी दूरी पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल होता है मिडिल में, किसके, मिरर का मिडिल पार्ट कहलाता है। हमसे बोला गया है 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो याद रखना जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। कहां से, पोल से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर दी है, और इसको मीजर करते हैं कहां से, पोल से मीजर करते हैं। अब बोला गया है
कि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और मुझे पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी बतानी है तो भाई सेम ही तो होगी, कोई अलग क्वेश्चन क्या है, सेम होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। हो गया आंसर। क्या आया है इसमें, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वही कहलाती है क्या, वक्रता त्रिज्या। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, हमको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी क्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है, बताओ। हमें यहां पे क्या दे रखा है, हमें बताना है सल्फर से सल्फर आयोडाइड आयन बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो आप बताओ क्या होगा। तो याद रखना, जब हमें क्या करना हो, आयन बनाना हो, तो आयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, त्याग करेंगे या फिर ग्रहण करेंगे। तो यहां पे समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्राप्त किए जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है तो ये क्या क्रिया कहलाएगी, अपचयन क्रिया कहलाएगी। ये मैंने कैसे बता दिया, तो आपको मैंने इसलिए बताया, सल्फर जो होता है उस सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। और इस 16 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दो, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अष्टक को पूरा करना है। तो ये क्या करेगा, ये 2 क्या करेगा, 6 को निकाल नहीं सकता, तो 2 किसी से ले लेगा। तो 2 किसी से लेगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को ये रिसीव कर रहा है, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये सल्फाइड आयन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये सल्फाइड आयन बन जाएगा। और अगर ये ग्रहण कर रहा है तो ये क्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये सल्फर था और इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाने के बाद में ये क्या करेगा, ये आयन बना देगा। कितने इलेक्ट्रॉन का लिए इसने, 2 लिए, माइनस या प्लस, तो भाई ग्रहण करने पर माइनस लगाते हैं, तो ये अभिक्रिया बन जाएगी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना एक अपचयन अभिक्रिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वो अपचयन अभिक्रिया में आते हैं, यानी रिडक्शन में आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दे देता तो वो किस में आते, ऑक्सीडेशन में आते। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा भाई, ये क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, इसको कैसे सॉल्व करना होगा, दिमाग में यही चल रहा होगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है। तो भाई ये कहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें होती हैं, यानी अजैव निम्नीकरण जो चीजें होती हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनमें जो पृथक्करण होता है, यानी सेपरेशन की बात हो रही है। दिव्यांशी नमस्ते, बहुत लेट आए हो, क्लास ओवर होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 12 चल रहा है। तो यहां पे मैंने बताया सेपरेशन की बात आ रही है। सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन का मतलब है कि मैं 2 चीजों को अलग कर दूं। क्या है, सेपरेशन का मतलब है कि मैं 2 चीजों को अलग कर दूं। अब 2 चीजें कैसे होंगी, तो एक होंगी कैसी, जैव निम्नीकरण होंगी, बायोडिग्रेडेबल होंगी, और एक चीज होगी अजैव निम्नीकरण, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इस कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है, क्लास को आप रिकॉर्ड पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइम याद रखो, शाम को 6 बजे। यहां पे मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं, कभी कभी मैं भी तो लेट हो जाता हूं, ऐसी कोई बात थोड़ी है भाई, सब लेट होते हैं। यहां पे बोला गया है कि जब हम अजैव चीजों को और जैव चीजों को सेपरेट करने लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा पृथक्करण कहलाएगा। तो आप बताओ, ए कहता है वस्तुओं को मिश्रित नहीं करना, कहीं पर अलग करने की बात कर रहा है, नहीं कर रहा। बी कहता है परिवारों को कचरे में अजैव निम्नीकरण वस्तुओं को जैव निम्नीकरण वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। अलग रखना क्या है, सेपरेशन है, किसका, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण का। सीधा आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। जो भी कचरा होता है वो कचरा आपका अजैवीकरण भी हो सकता है और जैव निम्नीकरण भी हो सकता है। जो डिग्रेडेबल हो जाए, यानी जो कहते ना जिसका अपघटन हो जाए, जैसे केले का छिलका, जैसे कोई छिलका हो, अंडे के टुकड़े होते हैं,
इनका क्या हो जाता है, इनका यहाँ पे अपघटन हो जाता है। ये मिट्टी में धीरे 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 छोटे 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 कण में टूट कर गिर जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, अपघटन हो जाता है, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं, होता है। तो यहां पर ऐसी चीजों को मैं अलग अलग कर दूं। अब मैंने थैली जो है, प्लास्टिक की थैली आती है, हम कहते हैं कि भाई प्लास्टिक की थैली का यूज नहीं करें। अब प्लास्टिक की थैली कैसी है, निम्नीकरण है, जैव निम्नीकरण है, अजैव निम्नीकरण। तो भाई अजैव निम्नीकरण है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, अपघटन नहीं होता, बहुत टाइम बाद होगा। लेकिन हमने क्या किया, हम अगर दोनों चीजों को सेपरेट कर देंगे ना, तो इन चीजों को जो कि कंपोस्ट का काम कर सकती हैं, जो कि मिट्टी में मिल जाती हैं, जो मिट्टी में अपघटित हो जाती हैं, उनको मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन बाकी चीजों का, बाकी कचरे को हम अलग कर सकते हैं। ये बात इसमें बताई गई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 13। भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अब यहां पे यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसमें स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो हमने इसे क्या बोला, हमने इसे बोल दिया आपकी मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम गति दे दें, तो गति की वजह से क्या होगा, वो विद्युत में चेंज हो जाएगा, बिजली बना देगा भाई। तो इन चारों में से ऐसा कौन है, क्या कंपास है, कंपास के घूमने से बिजली बन जाएगी, नहीं बनेगी। विद्युत डायनामो इसका मतलब है जनरेटर। और जनरेटर क्या करता है भाई, उनको घुमाते हैं हत्थे से, इस तरीके से घुमाते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, उसके बाद में उस हत्थे को निकाल लेते हैं, उसको घुमा देते हैं। अब वो घूम रहा है, घूमने का मतलब क्या है, उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो क्या करता है, धीरे धीरे पूरे घर को जला देता है। जलाने का मतलब है लाइट जला देता है, ठीक है। तो लाइट आ जाती है, इसका मतलब क्या है, वो विद्युत डायनामो कहलाएगा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बिल्कुल सही आंसर दिया है दिव्यांशी ने। एएसपी भाई डी आंसर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होगी। इलेक्ट्रिक मोटर को खुद इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे पंखे को, पंखे को पहले इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फिर आ गया जाइलम। देखो एक बार याद रखना, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम बहुत बार पूछा गया है आपके लिए। अगर शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत बार पूछा जा रहा है, तो याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। अब जाइलम का काम हमने समझ लिया है, क्या कि जाइलम जो है पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम का काम क्या है, पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम है। जड़ का काम पानी का एब्जॉर्ब करना है, कहां से करेगी, मिट्टी से करेगी। अब यहां पे बोला गया है कि ऐसा इनमें से कोई है जो जाइलम का तो पार्ट है, लेकिन परिवहन करने का काम नहीं कर रहा है। तो याद रखना ऐसा कौन है भाई, इन चारों में जाइलम फाइबर है जो परिवहन तो नहीं करता, लेकिन पेड़ को स्ट्रक्चर देने का काम करता है, पेड़ को सपोर्ट देने का काम करता है। तो इस बात को आप नोट कर लेना कि ऐसा कोई है जाइलम के अंदर जो पेड़ को सपोर्ट कर रहा है, पेड़ को स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा है। तो भाई वो कौन है, तंतु जाइलम फाइबर है, ठीक है। त्रिषा शर्मा का आंसर ए है, एएसपी का डी है और दिव्यांशी का सी है। और उसके पहले दिव्यांशी ने बी बताया था, तो इसी के साथ में ए बी सी डी चारों आंसर आ चुके हैं और चारों में से कोई ना कोई किसी ना किसी का सही हो ही जाएगा, ठीक है। दिव्यांशी ओके। चलो त्रिषा ने भी आंसर सही दिया है, ए आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी वेलकम, बाजी वाह। त्रिषा शर्मा अभी आई और उसका वेलकम, और मैं 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ, मेरा तो किसी ने वेलकम किया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवलेय, अवलेय का मतलब है इनसॉल्यूबल है, और इनसॉल्यूबल का मतलब है जो घुल नहीं सकता। अब किस में नहीं घुलेगा भाई, तो ये पानी में नहीं घुल रहा होगा। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, जो विलयन बन रहा है वो अघुलनशील बन रहा है, और अघुलनशील अगर बन रहा है तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो पदार्थ है जो हमें कैसा मिलेगा,
प्रेसिपिटेटेड मिलेगा, यानी अघुलनशील मिलेगा, इनसॉल्यूबल मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ पोटेशियम ब्रोमाइड की, किसकी? पोटेशियम ब्रोमाइड की। इसके अलावा हमारे पास में क्या है? BaI2, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं बेरियम आयोडाइड। ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही आपके एक्वस हैं। ये कैसे हैं? एक्वस हैं। अब इन दोनों की क्रिया कराई जाती है, तो दोनों के आयन आप खुद देखो, के ने क्या कर दिया? के ने Br को हटा के I को अपना लिया, और Ba यानी बैरियम ने क्या कर दिया? बैरियम ने आयोडीन को हटा के क्या कर दिया? ब्रोमीन को अपने अपना लिया। तो दोनों के अंदर अब आयन को बदलने की क्षमता है, तो आयन इन्होंने बदल लिए, ठीक है। दोनों के अंदर आयन बदलने की क्षमता है, तो इसका मतलब दोनों ने अपने अपने आयन को चेंज कर लिया। इसके साथ में ये ब्रोमीन जुड़ा था, तो ये ब्रोमीन जो है बैरियम के साथ जुड़ गया। इसके साथ में आयोडीन जुड़ा था, तो आयोडीन इसमें पोटेशियम के साथ में जुड़ गया। दोनों अभिकारक एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करते हैं, और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड बनता है, और इसके साथ बैरियम ब्रोमाइड बनता है। लेकिन इन दोनों में बैरियम ब्रोमाइड जो है ये कैसा है? ये इनसॉल्यूबल है, अघुलनशील बनता है। कैसा बनता है? अघुलनशील बनता है। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना वो कौन है? BaBr2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। दी सैटरडे क्लास में नहीं आए, वाह जी वाह, यहाँ डांस की बातें हो रही हैं, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सही चल रहा है, तुम लोगों का ही सही है। पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले हम ये पूछ रहे कि डांस किया कि नहीं किया, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है। हमसे बोल रहा है कि ब्राजील है, ब्राजील में 10 मीटर आकार का एक सैटेलाइट पाया गया है। अब ये सैटेलाइट या सैटेलाइट है, इसको छोड़ दो, लेकिन कुछ है ऐसा, ठीक है। यहां पे मैं कहूं ब्राजील में 10 मीटर की लंबाई वाला सैटेलाइट पाया गया। यदि इस सैटेलाइट को किसी अवतल दर्पण से, स्टेलेक्टाइट को किसी अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाए, तो चलिए अवतल दर्पण की बात आई है, तो अवतल दर्पण को हम जानते हैं, तो इसी को ले लेते हैं। तो ये है क्या? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण के आउटर पार्ट पे पॉलिश कर दी। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है? इसके बाद में यहाँ पे बनाना है पोल, सॉरी पोल नहीं, इसे कहेंगे क्या? इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। और इस मेजर एक्सिस में आपके पास में एक होता है फोकस। अब ये फोकस कितनी दूरी पे है नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे हमें बस इतना दिया है कि एक वस्तु है जो कि 10 मीटर की इसकी हाइट है। तो मैंने कहा यहाँ कोई एक वस्तु रखी है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर की है। तो मैंने यहाँ पे इसकी हाइट बताई है केवल, ठीक। पाया गया है। अब अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। हमें दूरी पता चल गई, दूरी कितनी है यहां से यहां तक की? 20 मीटर की दूरी है। देखना, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। और इसका 30 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। कितनी दूरी पर बन रहा है? 30 मीटर की दूरी पर बन रहा है। और 30 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा होगा? बड़ा बनेगा। और यहां पे बड़ा प्रतिबिंब अगर बनता है तो वो कहां बनता है? इसका मतलब यह है कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखी है। कहां रखी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कितने आकार का बना है? वो 30 मीटर के आकार का बना है। अब ये कितनी दूरी पर है ये नहीं पता, तो हमसे पूछा गया है फोकस क्या होगा, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है? फोकस क्या होगा। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे? पहले यहां पे निकालेंगे इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m बराबर क्या होगा? तो पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे 10 मीटर आकार का है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 10 मीटर, ठीक। इसके बाद में अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पे उसको रखा गया है। तो वस्तु की दूरी होती है u, और u क्या है? माइनस होता है हमेशा। और दूरी कितनी है? 20 मीटर की दूरी है। इतनी बात समझ में आई? 16 का आंसर हो गया है।
क्लास में टाइम से क्यों नहीं आती हो भाई? रिएक्शन वाला रोहित चौरसिया, भैया रोहित चौरसिया पहली बार, क्या समझ में नहीं आया ये तो बता दो। अच्छा इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो इससे पहले की? ये आप बता दिया करो। देखो सीधी बात है, ब्राजील में 10 मीटर का एक स्टैलेक्टाइट पाया गया, यानी कोई एक वस्तु पाई गई है। इसका जो हाइट है वो कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। और ये अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पे रखा है। तो 20 मीटर की दूरी इस अवतल दर्पण से है, मैंने यहां बना दी। इसका जो आकार है वो 30 मीटर का बना है। तो वस्तु तो 10 मीटर की है, और 10 मीटर के अलावा इसका जो आकार बन रहा है ना वो 30 मीटर का बन रहा है। तो इसका मतलब बड़ा आकार। और बड़ा आकार हमें कब मिलेगा? जब वस्तु को हम कहां रखेंगे? वस्तु को हम पास लेके जाएंगे। यानी अवतल दर्पण में अगर वस्तु पास आती जाएगी, आकार वस्तु का जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, और वस्तु को पास दूर लेके जाएंगे तो इमेज छोटी बनेगी। तो ये 10 मीटर का था, ये 30 मीटर का बना है। इसका मतलब जो इमेज है या जो वस्तु है वो सी के बाद रखी होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु समान होती है, इस वजह से इसको पास में रखा गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा गया होगा। ठीक है, अब समझ में आया? अब मुझे दिया क्या है उसकी बात करते हैं। यू दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, जो कि वस्तु की दूरी होती है, और इसका 30 मीटर का आकार है। आकार जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 30 मीटर की है। 10 मीटर की जो वस्तु थी उसका जो आकार है वो अब 30 मीटर हो चुका है। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है बी अपॉन यू, या फिर हाइट ऑफ इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट मुझे दे रखी है 30 मीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट मुझे दे रखी है कितनी? 10 मीटर। इमेज की हाइट 30 मीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट थी 10 मीटर। तो m बराबर जो आया वो कितना आया? मेरा 3 आ गया। मैग्निफिकेशन आपका कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब मैं यहां के बाद सॉल्व करता हूं। मुझे m पता चल चुका है, अब मुझे क्या पता करना है? मुझे b पता करना है। और m का यानी मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं माइनस का b अपॉन u। अब इस आधार पर मैं इसे सॉल्व करूं तो m की वैल्यू मुझे दी है, m की वैल्यू 3 है, माइनस का b है, b मुझे निकालना है, b मुझे पता नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का b। u की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 20 दी है। तो आप ये बताओ, ये माइनस में बी भी क्या होगा? माइनस में होगा, और वैल्यू हमें दी है कितनी? u की वैल्यू कितनी है? 220। माइनस से माइनस कट जाएगा। m की वैल्यू जो यहां पर कितनी आती है? माइनस का 60 आती है। कितनी आती है? m की वैल्यू नहीं, सॉरी, b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आती है यहां पर? माइनस का 60। और ये क्या है? ये सारी जो दी है मीटर में है, तो ये भी मीटर में होगी। इतनी बात समझ में आई? यहां से मैंने एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे मैंने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, और मैग्निफिकेशन के दूसरे फॉर्मूले से मैंने बी की यानी इमेज की दूरी को निकाल लिया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, जो होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। क्या होता है? सॉरी, 1/u प्लस 1/v, कुछ भी लिख सकते हो। 1/f 1/u प्लस 1/b। f मुझे निकालना है, और u की वैल्यू और b की वैल्यू मुझे पता है। तो u की वैल्यू कितनी है? तो आप देखो u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20। तो माइनस का 1/20 प्लस, और माइनस हो जाएगा 1/b की वैल्यू हमने निकाली है 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसे सॉल्व करता हूं यहां। ठीक है, तो 20 और 60 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 बार। तो 3 बार जाएगा कि क्या होगा? माइनस का 3 होगा, और यहाँ पे 60 है तो माइनस का 1 होगा। कितना हुआ? माइनस का 4/60, और माइनस का 4/60 का मतलब माइनस का 1/15, और यहाँ पे f की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15, और आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का 15 मीटर। ठीक है, आंसर हो गया माइनस का 15, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बताइए, यहां पे आपको समझना था, बी आंसर नहीं है, सी आंसर होगा। देखो दिया क्या क्या है,
हमें यहाँ पे एक वस्तु दी है 10 मीटर का आकार है, तो मैंने यहाँ पे वस्तु का 10 मीटर का आकार बना दिया। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि अवतल दर्पण के सामने रखी है, तो मैंने अवतल दर्पण बता दिया। फिर 20 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो ये दूरी जो होती है वस्तु की वो 20 मीटर है। तो जो वस्तु है ना 10 मीटर की लंबाई है और यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पे अवतल दर्पण के सामने रखी है, ये लाइन ये कहती है। इसका 30 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 30 मीटर का बन रहा है यानी बड़ा बन रहा है। बड़ा कब बनेगा? जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखी जाएगी। तो मैंने वस्तु यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर माना और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे वस्तु की इमेज बनेगी। तो यहां पे मैंने क्या किया, इमेज की दूरी निकालनी पड़ेगी। यहां पे आकार दिया था 30 मीटर, तो वो मैंने लिख लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 10 मीटर की। इमेज की हाइट कितनी मिल रही है 30 मीटर की। u यानी वस्तु की दूरी कितनी है माइनस का 20 मीटर। b पता नहीं, इमेज कितनी दूरी पर है पता नहीं। यहां पे पहले मैंने मैग्निफिकेशन निकाला, तो मैग्निफिकेशन जो निकाला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर एम एच आई अपॉन एच ओ। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट 30 मीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट 10 मीटर है। इसके आधार पर m की वैल्यू 3 आई। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, दूसरा फॉर्मूला यूज कर लिया। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, m बराबर माइनस का b अपॉन यू। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू को रख दिया, b की वैल्यू मुझे निकालनी है, u की वैल्यू मुझे क्या दी है माइनस की 20 दी है। यहां पे मैंने माइनस माइनस काट दिया और b की इमेज भी तो कहां बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, इसलिए ये भी माइनस में रखा है। यहां से b की वैल्यू आई माइनस का 60। मेरे पास u है, मेरे पास b है और फोकस मैं निकाल सकता हूं। तो मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। यू की वैल्यू माइनस में 20 है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 20। b की वैल्यू 60 निकाली है तो माइनस का 1 अपॉन 60। एलसीएम लिया तो 60 आया और इसको सॉल्व किया तो माइनस का 1 अपॉन 15 आया। और ये वैल्यू जो थी वो 1 अपॉन एफ की थी, इसलिए एफ की वैल्यू माइनस का 15 हो जाएगी। आ गया समझ? ये बात मुझे लगता है आ चुकी होगी। चलिए, और ये था आज का आखिरी क्वेश्चन और ये मैंने कर दिया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका निकल आया। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और इस क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने थ्योरी को समझना है। इससे पहले मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए हैं और थ्योरी को समझना है तो आपको यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमारे बैच ग्रुप डी के चैंपियन बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस के साथ में वीडियो रिकॉर्ड भी करके देंगे और इसके साथ आपकी डाउट क्लासेस भी, मुझे लगता है डाउट नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो उसके लिए आपको डाउट क्लासेस भी इतना दी जाएंगी। और इसके साथ ही हम आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको हैंड रिटन दिए जाएंगे। कैसे? हमारे द्वारा ही लिख के दिए जाएंगे और पीपीटी की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आप पढ़े हैं, जिससे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसी के साथ में हम यहाँ पे जो क्लासेस देंगे वो बेसिक से स्टार्ट होंगी, जिससे आपका बेस क्लियर हो सके और बेसिक से एडवांस लेवल, जिस लेवल तक ग्रुप डी पूछ सकता है। अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 2024 की एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और उन क्वेश्चंस को भी ऐड किया जाएगा जो हाल ही में हुए रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उन चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे अब जो क्लास पढ़ी है, इससे ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ आपको अदर वीडियो अगर आपको देखनी है, अगर नहीं देख पाई हैं तो हमने बना रखी है प्लेलिस्ट और इस प्लेलिस्ट पे जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी हैं और सारी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने डाउनलोड का ऑप्शन मांगा, डाउनलोड भाई वो भी आपका ओपन कर दिया है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो पढ़ाया है पीडीएफ चाहिए सबसे पहले होता है, तो पीडीएफ क्या है, पीडीएफ भेजेंगे तो वो पीडीएफ आपको मिलने कहाँ पे है, तो भाई टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको टेलीग्राम में सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यादबिन स्मार्ट क्लासेस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस चैनल पे आपकी सारी पीडीएफ लिंक के साथ में दी गई हैं और इसी के साथ में यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और
खरीदना कैसे है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको हमारा होम पेज दिख जाएगा जो कि आपको इस तरीके का दिखेगा। और ग्रुप डी 2025 में हम आपको यानी चैंपियन बैच का जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 399 प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे लिख के आ जाएगा बाई नाउ का ऑप्शन। और बाई नाउ आप करते हैं तो बाई नाउ करने के बाद में आपके पास में अदर ऑप्शंस भी होंगे कि आप किससे पे करना चाहते हैं, पेटीएम से करना चाहते हैं, फोन पे से करना चाहते हैं, गूगल पे से करना चाहते हैं, या कोई आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो आप किसी से भी पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पे करेंगे, इसके बाद काम आपका यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और काम बाकी का हमारा होगा। आपको कहीं से नोट्स नहीं लेने, आपको कोई भी बुक नहीं लेनी, आपका सारा काम बुक प्रोवाइड करने का, नोट्स प्रोवाइड करने का और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करने का, इसके अलावा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने का, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने का, चैप्टर वाइज सीरीज प्रोवाइड करने का, ऑप्शंस, सारी चीजें हमारा काम होगा और हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। बस आपको करना क्या है भाई, हमारे यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है और आपकी सारी जो अपडेटेड चीजें हैं वो आपको वहां पे मिलती रहेंगी। ये क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताना, फीडबैक आप जरूर देना। और इसी के साथ में जो साथी हमारे साथ में पढ़ रहा है उसके ऊपर कोई डाउट आता है वो डाउट जरूर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। वहां से हम आपको जो भी डाउट आपके होंगे अगली क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी हैं सारी चीजें। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं थोड़ा बहुत। नाइस सेशन है त्रिशा शर्मा भाई, थैंक यू। लेट क्यों आई सिस, ये सिस कौन सी है? दिव्यांशी। ड्रीम जॉब की क्लास में आना भाई, प्रचार दूसरे का प्रचार तो करते हो यहाँ पे आके, लेकिन हमारा प्रचार कहीं पे जाके नहीं करते हो भाई, ये तो गलत बात है दिव्यांशी। ठीक है, ऐसी चीजें ना किया करो। अगर प्रचार दूसरे का कर रहे हो तो प्रचार हमारा भी किया करो, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही। इसकी पीडीएफ जो है वो यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे 5 मिनट में अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ तक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।